उच्च न्यायालय हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय। देखिए भाग 5 संविधान के जो हमारे 22 भाग है, उस भाग 5 में अध्याय नंबर 4 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। तो पहली बात तो हेडिंग से सवाल है हमारा, भाग 5 और अध्याय नंबर 4 जो है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। अब देखिए जब अंग्रेज भारत में थे तो उनके समय एक रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, तो कानून अलग अलग आते। तो सबसे पहले 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी। और वो सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित हुआ था 1774 के अंतर्गत कलकत्ता के अंदर उसको स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के समय बना था 1774 के अंदर, कलकत्ता में बनाया गया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बना था, इसके जो चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश जो हमारे बने थे, मुख्य न्यायाधीश, वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उनका नाम था सर एलिजा इम्फे, है ना, सर एलिजा इम्फे। तो एलिजा इम्फे जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, उसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, जो 1774 के अंदर कलकत्ता में बना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उसका वर्णन आया था। आगे देखिएगा, हम वापस उस टॉपिक पे आते हैं। देखिए लिखा हुआ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और नोट यह उच्चतम न्यायालय अभी मैंने बताया कब स्थापित हुआ? 1774 1774 के अंदर स्थापित हुआ था। और लॉर्ड एलिजा इम्फे, मैंने पूरा नाम आपको वहां पर लिख के बता दिया है। एलिजा जो इम्फे थे वो इसके पहले क्या थे बताओ? मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। ये तो हमने बात करी थी सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत के समय जो व्यवस्था हुई थी। अब देखिए 1935 1900 जो आपके गायत्री जी, आपको भी नमस्ते। 1935 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम जो आया था, भारत शासन अधिनियम जिसे कहते हैं, उसमें एक सबसे बड़ी जो बात आई थी वो थी संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसको अंग्रेजी में फेडरल कोर्ट कहते हैं। तो नियम 1935 के अधिनियम के तहत था, लेकिन भारत में पहली बार 1937 में 1937 में फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। परंतु ध्यान रहे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था, वो संघीय न्यायालय था। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट और संघीय न्यायालय में मेजर अंतर क्या होता है, उस चीज को बड़े ध्यान से समझना। देखिए संघीय न्यायालय का मतलब, फेडरल कोर्ट का मतलब है कि वो अपने आप में सुप्रीम नहीं था। यानी जैसे आज आपको कोई मुकदमा होता है तो जिला अदालत ने कोई फैसला दिया तो आपने उच्च न्यायालय में अपील करी, उच्च न्यायालय से आप संतुष्ट नहीं हो तो आपने उच्चतम न्यायालय में अपील की, तो न्यायपालिका का वो अंतिम दरवाजा हुआ। तो अपने आप में वो सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका में उससे बढ़कर कोई संस्था नहीं है। लेकिन जो फेडरल कोर्ट अंग्रेजों के जमाने में जो 1937 में जो स्थापित हुआ था, वो जो फेडरल कोर्ट बना था उसके वो अपने आप में सुप्रीम नहीं था, क्योंकि अगर उसके फैसले के खिलाफ भी अगर किसी को अपील करनी है तो आप लंदन में प्रिवी काउंसिल जो होती थी उसमें आपको अपील करने का क्या था? अधिकार था। यानी जो दिल्ली में फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय बना था उसके ऊपर भी एक संस्था थी लंदन में, वहां पर आपको अपील करने का क्या था? अधिकार। इसलिए जो दिल्ली में फेडरल कोर्ट स्थापित हुआ था वो अपने आप में सुप्रीम नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर भी एक संस्था अपील सुनने के लिए बैठी थी। बस यही चीज आपको विशेषकर आपको समझनी है। देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय, जिसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फेडरल कोर्ट की स्थापना का क्या आया बताओ? प्रावधान किया गया था। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ये आया था, लेकिन मैंने आपको बता ही दिया 1937 में ये संघीय न्यायालय क्या हुआ था? स्थापित हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को। और सबसे बड़ी बात है कि इस फेडरल कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने थे सबसे पहले, वैसे यहाँ लिखा हुआ है मॉरिस गेयर, यहाँ पर नाम लिखा हुआ मिल गया हमें। तो मुख्य न्यायाधीश इसके कौन थे? तो याद करिए सर एलिजा इम्फे, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में, उसके मुख्य न्यायाधीश थे। जबकि मॉरिस गेयर दिल्ली के अंदर जो संघीय न्यायालय बना था उसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। तो वो संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ध्यान रहे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। कौन? मॉरिस गेयर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है मॉरिस गेयर जो है ये संघीय न्यायालय के क्या थे? सुप्रीम कोर्ट थे, है ना, मुख्य न्यायाधीश थे। अब देखिए दो चीजें,
जो संघीय न्यायालय जो फेडरल कोर्ट जो बना था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाकर क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट, ये संघीय न्यायालय। एक में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, यानी जैसे मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अब जो संघीय न्यायालय जो 1937 के अंदर जो ये स्थापित हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को, इसके जो पहले जो मुख्य जो न्यायाधीश जो बने थे वो कौन बने थे? मॉरिस ग्वेयर बने थे। कौन बने थे? मॉरिस ग्वेयर। और इस संघीय न्यायालय का ये नंबर 1 चीफ जस्टिस था, और इसका जो इसमें 4 मुख्य न्यायाधीश बने थे। जो संघीय न्यायालय दिल्ली में बना था उसमें 4 मुख्य न्यायाधीश थे। बाद में यही संघीय न्यायालय किस में तब्दील हो गया? भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो गया? स्थापित हो गया था। 1950 में हमारा जो संविधान लागू होता है 26 जनवरी को, और उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी को ये उच्चतम न्यायालय बन जाता है। तो ये इसके जो चौथे जो संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। बोलो क्या नाम था? हीरालाल जे कानिया, ठीक है। उसी प्रकार से यही हीरालाल जे जो कानिया है, वो जब यही संघीय न्यायालय जब 1950 में संघीय न्यायालय की जगह सुप्रीम कोर्ट बना, क्योंकि जब भारत का अपना संविधान बनकर तैयार हो गया तो अब इस न्यायालय के खिलाफ आपको लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। तो ये ऑटोमेटिक ही किस में तब्दील हो गया? सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गया? तब्दील हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जब तब्दील हुआ तो इसके जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बने थे किसके? उच्चतम न्यायालय के। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो न्यायाधीश कौन बने थे? हमारे वही हीरालाल जे कौन बने थे? कानिया बने थे। तो अब हीरालाल जे कानिया से 2 प्रकार के प्रश्न हमारे पुटअप हो गए। एक तो संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि संघीय न्यायालय के कितने मुख्य न्यायाधीश बने? 4। पहला कौन बना? मॉरिस ग्वेयर बना, और अंतिम चौथा कौन बना? हमारे हीरालाल जे कानिया। और यही हीरालाल जे कानिया क्या बना? हमारे उच्चतम न्यायालय का क्या बना? प्रथम मुख्य क्या बना? न्यायाधीश बना था। महेंद्र कुमार जी प्रणाम सर जी, आपको भी सर प्रणाम। अब देखिए, तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी कि संघीय न्यायालय के अंदर 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई। मॉरिस ग्वेयर इसके मुख्य न्यायाधीश थे। इसके चौथे मुख्य न्यायाधीश हरीलाल जे कानिया थे, ये अंतिम थे इसके, और यही जाकर प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, उच्चतम न्यायालय के बनते हैं। और ये संघीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं था? क्योंकि इसकी अपील लंदन की प्रिवी काउंसिल में लोगों को करने का क्या था? अधिकार, इसलिए अपने आप में सुप्रीम नहीं था। जब ये 1950 में स्थापित हुआ तो ये अपने आप में क्या हो गया? सुप्रीम हो गया था। वंस अगेन का मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं पांडे जी कि संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट जब 1935 का, जब अंग्रेजों का भारत गुलाम था, तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जो आया था, उस भारत शासन अधिनियम जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट जो कहते हैं, उसमें एक नियम आया था कि भारत में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो वो 1937 के अंदर कानून 1935 का जो एक्ट था उसके तहत आया था, लेकिन 1937 में ये फेडरल कोर्ट हमारे स्थापित हुआ। इस फेडरल कोर्ट का जो पहला चीफ जस्टिस था वो मॉरिस ग्वेयर था, और इसमें 4 चीफ जस्टिस बने थे। जो 4th था वो हरीलाल जे कानिया था। ये फेडरल कोर्ट अपने आप में सुप्रीम नहीं था, क्योंकि अगर इसने कोई भी डिसीजन दिया तो इसके खिलाफ आपको लंदन में एक प्रिवी काउंसिल होती थी, उस लंदन की प्रिवी काउंसिल में आपको अपील करने का क्या था? अधिकार था। इसलिए अपने आप में क्या नहीं था? सुप्रीम नहीं था। सुप्रीम जैसे अभी वर्तमान में भारत का सुप्रीम कोर्ट है, यानी वो न्यायपालिका में सुप्रीम है, उसके ऊपर न्यायपालिका का कोई दरवाजा नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति राज्यपाल का है, लेकिन वो न्यायिक लोग नहीं है, वो कार्यपालिका के लोग हैं। तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट अपने आप में अंतिम दरवाजा होता है। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की जब भारत में स्थापना होती है, यही संघीय न्यायालय ही क्या बनता है? उच्चतम न्यायालय बनता है। तो जब ये उच्चतम क्यों बनता है, यानी सुप्रीम कोर्ट बनता है, ये
क्यों बनता है? क्योंकि अब ये जब भारत का संविधान इस पर लागू हो जाता है तब लंदन की प्रिवी काउंसिल को समाप्त कर दिया जाता है, यानी अब इसके खिलाफ आपको कहीं पर भी आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यायपालिका में अंतिम दरवाजा ये अपना आप में क्या है? सुप्रीम को है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। जब ये सुप्रीम कोर्ट बना तो यही संघीय न्यायालय का जो अंतिम मुख्य न्यायाधीश था हरिलाल जे कानिया, यही जाकर आगे हीरालाल जे कानिया, यही आगे जाकर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का पहला क्या बना? मुख्य न्यायाधीश बना। पांडे जी मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। देख लीजिए आगे, मॉरिस गुएर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे और ये हमने संघीय न्यायालय के बारे में चर्चा करी थी। आगे देख लीजिए क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए 124 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या है? उल्लेख है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय में तीन एक इसको थोड़ा सा प्रिंट गलत आया है, एक मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा क्या है? 7 क्या है? अन्य न्यायाधीश होंगे। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारत के संविधान में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट बनेगा अनुच्छेद 124 के तहत इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने बनेंगे? 7 क्या अन्य न्यायाधीश? टोटल 1 + 7 बराबर क्या है? 8 क्या बने बताओ? मुख्य न्यायाधीश बने। एक बात तो ये अनुच्छेद 124 में ये स्पष्ट उल्लेखित है कि इनके अलावा भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि करनी है तो वो वृद्धि करने का अधिकार केवल किसको है? भारत की संसद को। ध्यान रहे, हाई कोर्ट के अंदर जो उच्च न्यायालय उसके अंतर्गत अगर जजों की संख्या में वृद्धि करनी है तो वो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है मित्रों तो कौन करेगी? हमारी संसद करेगी। लेडी चीफ जस्टिस बनी क्या? बिल्कुल गायत्री जी, अभी तक कोई भी एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, इस बात का ध्यान रहे। 8 महिलाएं हमारे यहाँ पर न्यायाधीश बनी है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश आज तक एक भी महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनी है। बिल्कुल कृष्णा जी आप बिल्कुल बता रहे हो कि 1 + 7 बराबर 8। अब देखिए मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ कि संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती। तो आपको ये उत्तर ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को है। इस बात का विशेष करके ध्यान रहे। अब देखिए संसद कानून बनाकर करती है। संसद ने हमारे 8 से ये संख्या 11 करी, 11 से 14 करी, 18 करी, 26 करी, उसके अलावा 31 करी, अभी वर्तमान में 34 कर दी। ये संख्या धीरे धीरे वृद्धि होती गई। लेकिन परंतु मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी भारत के संविधान में न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 + 7 बराबर 8 ही लिखी हुई है। तो आपसे पूछे कि संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आपको 8 ही बतानी। क्यों? संविधान में उतना ही लिखा हुआ। संविधान में संशोधन करके 34 संख्या नहीं लिखी, ये केवल कानून बनाकर जोड़ा गया है, लेकिन कानून ही बनाया गया। लेकिन संविधान में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए संशोधन नहीं किया गया, केवल एक्ट बनाकर उनकी संख्या में क्या की गई है? वृद्धि की गई है। तो आपसे सीधा जनरल सवाल पूछे कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आपको 33 + 1 बराबर 34 बताना। परंतु आपसे यह पूछे कि संविधान के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या कितनी है सर्वोच्च न्यायालय में, तब आपको उत्तर क्या बताना? 7 + 1 बराबर कितना बताना है? 8 ही बताना। इस बात का विशेष करके आपको जानकारी देनी है। अब देखिए 124 में स्पष्ट उल्लेखित है कि संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। और 2019 में उच्चतम न्यायालय में ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक आ रहा है, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा क्या है? 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश से 2019 से। इस बात का ध्यान रखना। तो केवल न्यायाधीशों की संख्या है ना, केवल न्यायाधीशों की संख्या के बारे में अगर आपसे पूछे वर्तमान में, तब तो आपको 1 + 33 बराबर कितना बताना है? 34 आपको बताना है। परंतु आपसे पूछे कि संविधान के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 7 + 1 बराबर कितना बताना है? 8 आपको बताना है। नोट, सभी जो हाई कोर्ट्स है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है हाई कोर्ट्स में 107 न्यायाधीश है। एक बार ये आंकड़ा है जनरल, आप चेक कर लें इसको। अब देखिए मैंने अभी कहा 11, 14, 18, 26, 31, 34 ये बिल्कुल ईयर आपके सामने लिखे गए हैं। देखिए
सर्वोच्च न्यायालय में अधिनियम संख्या 1956 के माध्यम से संसद में सुप्रीम कोर्ट में, संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो ये संख्या बढ़ाई गई है वो बिल्कुल सामने लिखा हुआ, पहले आपको बताई दे संख्या बढ़ाने का काम कौन करेगी, संसद। अब आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम संख्या कौन सा है, 1956, उसी के तहत यहाँ पर क्या बढ़ाई जा रही है, संख्या बढ़ाई जाए। तो 1956 में पहली बार 8, मैंने 8 का मतलब क्या बताया, 7 + 1 = 8, ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब देखिए 1956 में संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई, 11, 60 के अंदर ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 14। तो ये ध्यान रखना है कि 11, 14, 18, 26, उसके बाद 31 और उसके बाद 34। तो 56 में हमारी संख्या हो गई 11, 60 में कितनी हो गई 14, और 78 में कितनी हो गई बताओ 18, और 86 में कितनी हो गई 26, और 2009 में कितनी हो गई 31, 2019 में कितनी हो गई 34। ये बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये संख्या आप इस नोटबुक में लिखे कि कौन से वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाई गई, वो बिल्कुल लिखा हुआ। परंतु ध्यान रहे ये जो भी संख्या आपको दिख रही है ये संविधान में संशोधन करके मेंशन नहीं की गई है, केवल एक्ट यानी कानून बनाकर ही इसके अंतर्गत संख्या में वृद्धि की गई है। तो संविधान के अनुसार आपसे पूछे तो आज भी आपको उत्तर 8 ही बताना है, और डायरेक्ट पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है, तब आपको कितना बताना है, 34 बताना है। और 28 जनवरी, अभी मैंने बता ही दिया कि 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान जो लागू हुआ था, वो संविधान 28 जनवरी 1950 को उसी संविधान के तहत वर्तमान उच्च न्यायालय की क्या हुआ बताओ, स्थापित हुआ। और मैंने आपको बता ही दिया, तो संघीय न्यायालय जो फेडरल कोर्ट का जो अंतिम चीफ जस्टिस था, वही व्यक्ति हमारे यहाँ पर भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना। वो व्यक्ति कौन था, हीरालाल जे कानिया साहब जो थे वो यहाँ पर क्या बने थे, पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, हीरालाल जे कानिया ही संघीय न्यायालय के अंतिम और चौथे मुख्य क्या थे बताओ, न्यायाधीश थे। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनना है उसके लिए जो योग्यताएं जो है उसकी हम बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(3) आर्टिकल 124 है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसको या थोड़ा स्टेक है, मैं आपको लिख के बता देता हूं। 124(3) देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या लिखा हुआ है कि किसी भी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में है ना न्यायाधीश रह चुका है। क्या रह चुका है, न्यायाधीश रह चुका है, या करके फिर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ, किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक, कितने वर्षों तक, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो। अब देखिए सबसे बड़ी बात है यहां पर लिखा हुआ कि किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो, वो भी कितने वर्षों तक, 5 वर्ष तक रह चुका हो, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या करके फिर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की नजर में, किसकी नजर में, राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए। राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता होना चाहिए। अब देखिए मेरा यहां लिखने का एक औचित्य, उसका औचित्य क्या कि ये नंबरिंग सिस्टम जो यहां पर लिखा गया है, नंबरिंग सिस्टम में आपसे जनरल सवाल पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का देखिए जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जो आप बात करें, उस समय हरिलाल जे कानिया ही जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनको शपथ दिलाई थी।
भारत का नागरिक होना चाहिए, ये पहला पॉइंट लिखा। आपसे जनरल सवाल पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए संविधान में अगर कितनी योग्यता होनी चाहिए, तो उसमें सीधी सी बात है, अगर नहीं हो, है ना, तो नहीं हो रहा। देखिए, तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पॉइंट को मैंने 3 बार वापस लिखा है, 3 बार वापस लिखा कि किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है ना, न्यायाधीश रह चुका हो, या अगर वो न्यायाधीश नहीं रहा हो, तो अगर ये योग्यता नहीं, तो उसी में आपको एक ऑप्शन दिया गया कि किसी भी हाई कोर्ट में वो 10 वर्ष तक क्या रहना चाहिए, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, है ना। और उसके साथ ही साथ अगर आप 10 वर्ष तक अधिवक्ता भी नहीं हो, तो राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, कानून का क्या होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। तो यानी मेरा कहने का मतलब है कि दूसरे नंबर का जो बिंदु है, ये तीनों योग्यताएं आपको नहीं चाहिए, इन तीनों में से कोई एक योग्यता आपकी होनी चाहिए। ये तो नेचुरल है, भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ इन तीनों में से एक, जरूरी नहीं कि मैं हाई कोर्ट का 5 साल जज रहा हूं, अगर मैं नहीं हूं तो मेरे में ये योग्यता होनी चाहिए कि 10 साल तक मैंने किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता वकील में प्रैक्टिस की है। और अगर मैं ये भी नहीं हूं, है ना, तो राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए। तो इन तीनों में से आपकी क्या होनी चाहिए, एक योग्यता। तो सिंपल सा आपसे सवाल पूछे कि बताइए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए संविधान के अनुसार कितनी योग्यता होनी चाहिए, ऑप्शन आएगा 1, 2, 3, 4। तो वहां आपको ऐसे 4 बिंदु याद है तो ऐसे चारों लिखने, ऐसे नहीं कि हाँ भाई चारों बिंदु आपको याद है, आपने चारों, हाँ 1, 2, 3, 4 4 आंसर, वहां उत्तर क्या होगा 2। मान लीजिए आप RS मेंस का भी पेपर दे रहे हैं और वहां पर आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन कीजिए। अब आपने लिखा अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं निम्न प्रकार से हैं। अब आपने यहां पर यह गलती कर दी, 1, 2, 3, 4, अगर इस प्रकार से आपने लिख दिया तो आपने, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको एग्जामिनर 1 नंबर ही देगा, भले आपने ये सारी चीजें हुबहू बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखी है। आप बोलोगे मैं तो अच्छे से प्रश्न का उत्तर दिया फिर भी मेरे नंबर कम आए, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को ये चीज समझ में आ गई कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, आप नंबरिंग के अंदर ही आपको ये नहीं पता चल रहा है कि योग्यताएं कितनी मांगी जा रही है। तो योग्यताएं ध्यान रहे, यहां पर एक ही योग्यता, 2 ही योग्यता मांगी गई है, एक तो भारत का नागरिक, और दूसरे नंबर बिंदु में आपको 3 अलग अलग क्या दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शन के आधार पर क्या करना, आपको तय करना कि आप राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो, 10 वर्ष तक या तो अधिवक्ता रह चुका हो, या आप किसी भी हाई कोर्ट के क्या रह चुके हो, न्यायाधीश रह चुके हो। ये बात मित्रों आपको विशेष करके ध्यान रखनी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, इस हैसियत से राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता, इस एंगल से आज तक भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं बना। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि साहब राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो ऐसा व्यक्ति कोई पहुंचा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लीजिए यहां पर थोड़ा सा ये नंबरिंग ठीक नहीं है। तो पहली बात, नियुक्ति 124 के अंदर जो है योग्यताओं से पहले नियुक्ति के बारे में आ गया इसका, तो मैंने आपको योग्यताएं पूरी समझा दी है। अब आप नियुक्ति के बारे में देख लीजिए, अपॉइंट जिनको कैसे किया जाता है। 124 में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने का क्या है, उल्लेख है। तो अपॉइंट करने का जो काम है, नियुक्ति देने का काम है, ये कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। कौन से अनुच्छेद 124 में आप यहां पे लिख सकते हो, 124(2) के तहत, यानी नियुक्ति कौन देगा, भारत का राष्ट्रपति देगा। 124 में स्पष्ट उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति या तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से विचार विमर्श कर सकता है। देखिए उल्टी गंगा बेरी है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए भी वो हाई कोर्ट के जजों से भी परामर्श ले सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। ये जो 124(2) के अंदर ये बात लिखी है। अब देखिए आगे है कि 124 में यह भी उल्लेखित है कि राष्ट्रपति इस संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश से, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके अवश्य क्या करेगा, विचार विमर्श करेगा। 124(2) में ये लिखा। देखिए मैंने कहा उच्च न्यायालय के, जरूरी नहीं है, उच्च न्यायालय के आप जरूरी नहीं है कि उनसे वो विचार विमर्श ले, लेकिन लिखा हुआ है कि चाहे तो भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से भी वो क्या कर सकता, किसी से भी विचार विमर्श कर सकता। कौन, भारत का राष्ट्रपति।
ठीक है ना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा सर, आप बताएं क्या पूछना चाह रहे हो आप, है ना मदन जी, क्या पूछना चाह रहे हो, एक बार फिर से लिखे आप। अब देखिए 124 में यह भी उल्लेखित है कि राष्ट्रपति इस संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी क्या लेगा, बताओ, परामर्श लेगा। अब 1950 से 1993 तक ये सिस्टम चलता रहा। हालांकि देखिए परामर्श ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति प्रत्येक कार्य, हमने प्रधानमंत्री पढ़ा, उसमें ये चीज हमने पढ़ी थी कि राष्ट्रपति जो प्रत्येक कार्य करेगा वो मंत्री परिषद की किससे करेगा, सलाह से करेगा। तो राष्ट्रपति भले इनसे विचार विमर्श लेता था, लेकिन सलाह किसे लेता था, भारत की मंत्री परिषद से। तो नेचुरल था कि जो कार्यपालिका के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वही न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंदर सबसे बड़ा रोल अदा करते थे इनडायरेक्ट रूप से। राष्ट्रपति भले नियुक्त कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो अवश्य विचार विमर्श कर रहा है, हाई कोर्ट के जजों से भी विचार विमर्श कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन वही है, वो किसकी सलाह से काम करता था, मंत्री परिषद की सलाह से काम करता था। तो कहीं ना कहीं बारूपाल जी आपको भी नमस्कार, बिल्कुल, राजेंद्र सिंह जी बिल्कुल। अब देखिए 1950 से 93 तक तो क्या था, देखिए साफ लिखा हुआ, न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसकी सलाह, मंत्री परिषद के परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा। राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को निर्वाचित हुए थे, मनोनीत। देखिए 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने जब शपथ ली थी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1900 राष्ट्रपति के लिए भारत के संविधान में नियम है कि वो संसद द्वारा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा, और विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही उनको चुनाव किया जाएगा और फिर ही उसका निर्वाचन किया जाएगा। जब 1952 में हमारी संसद विधानसभा का गठन हुआ, तो आपका प्रश्न यहाँ पर यह है मदन जी जो भी आप हैं, कि 1950 में इनका क्या हुआ था, क्योंकि उस समय हमारी ने तो विधानसभा का गठन हुआ था, ना ही हमारी संसद का गठन हुआ था। तो जो हमारी संविधान सभा थी वो सुबह संविधान बनाने का काम करती थी, तब अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और शाम के समय वह संविधान बनाने का काम करती थी, तब उनकी अध्यक्षता करते थे, नहीं, शाम के समय संसद के रूप में काम करती थी, तब उनकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, जिनको गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाता है। तो वाकायदा मदन जी गणेश वासुदेव मावलंकर ने एक ऑर्डर जारी किया था कि संविधान सभा अस्थायी राष्ट्रपति एक बनाएगी जब तक हमारी परमानेंट हमारी संसद विधानसभा का गठन नहीं होता है। उस कंडीशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पर्चा भरा था, वाकायदा राष्ट्रपति के लिए ऑर्डर जारी हुआ था। लेकिन ये बात ठीक है कि राजेंद्र प्रसाद के सामने किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया, तो वो निर्विरोधी बन गए थे। लेकिन ध्यान रहे, इलेक्शन के लिए ऑर्डर आया था, तो राजेंद्र प्रसाद जब 26 जनवरी को बने थे तो वो मनोनीत नहीं थे, ध्यान रहे, वो निर्वाचित राष्ट्रपति थे। मदन जी अब आपको मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 1950 से 1993 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। इस संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश से भी राष्ट्रपति क्या करता था, परामर्श करता था। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। आगे देखिएगा, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। अब देखिए सबसे पहले कि इस पर मांग उठने लगी कि कुछ न कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हमारे यहाँ पर होना चाहिए। तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1978 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश का परामर्श मानेगा, यानी हमने कहा था कि अवश्य परामर्श करेगा। एक तो यह था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से परामर्श कर सकता है और कर सकता है, तो वहां पर करना नहीं करना कोई जरूरी नहीं था। फिर आगे हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तो अवश्य परामर्श करेगा, इसका मतलब उससे तो उसको परामर्श लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो परामर्श मानना या ना मानना वो बात लिखी हुई नहीं थी। इसलिए 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए हमारे यहाँ पर 4th जजेज केस, 4 फर्स्ट जजेज केस, 2nd, 3rd और 4th 4 जजेज केस हमारे आते हैं। तो पहला जो आता है वो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1978 का आता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कि राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को उसको मानना क्या है, अनिवार्य है। तो ये देखो, सलाह को मानेगा,
इसे क्या कहा गया, फर्स्ट जजेज केस के रूप में कहा जाने लगा, यानी उसको जाना जाता है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1978 के मामले में निर्णय दिया गया कि बिल्कुल बाली जी, बिल्कुल फर्स्ट जजेज केस इसको कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानना पड़ेगा, इसको फर्स्ट जजेज केस कहा जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मैं फिर बता दूं 4 हमारे जजेज केस आते हैं, फोर्थ जजेज केस। अब देखिए फिर दूसरा जजेज केस जो कौन सा होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स जो हैं, तो बिल्कुल वो जो लोग होते हैं उनका एक एसोसिएशन बना हुआ है, उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ जो केस किया 1993, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि भाई राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जब नियुक्ति करेगा तो एक कॉलेजियम की सिफारिश पर करेगा। अब आप पूछोगे सर ये कॉलेजियम क्या होता है, देखिए कॉलेजियम का मतलब क्या होता है, समिति। कॉलेजियम का मतलब क्या होता है, समिति। जो समिति होती है जो राष्ट्रपति को सलाह देगी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे करनी है, तो और हाई कोर्ट के अंदर भी, तो उस समिति में कितने लोग होंगे, टोटल 5 लोग होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो पहला कौन होगा, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके अलावा हमारे जो सुप्रीम कोर्ट जो है, उस सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के कौन होंगे बताओ, 4 वरिष्ठ जो न्यायाधीश जो होंगे, है ना, वो व्यक्ति इस कॉलेजियम के अंदर होंगे। यानी टोटल 4 + 1 कितने हो गए, 5 लोग होंगे। एक तो चीफ जस्टिस हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल कितने लोग होंगे, 5 लोग हो गए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देख लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया है 5 लोग, यानी कॉलेजियम में 5 लोग जो होंगे वो राष्ट्रपति को ये सलाह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जज किनको बनाया जाना चाहिए, किनको नहीं बनाया जाना चाहिए। यहां पर यानी मंत्री परिषद वाला सिस्टम हटा दिया गया और कॉलेजियम वाला मामला लाया गया, इसीलिए इसको सेकंड जजेज केस कहा जाता है। तो फर्स्ट जजेज केस एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1978 का जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राष्ट्रपति जब भी न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह अनिवार्य रूप से मानेगा। फिर 1993 के अंदर 1993 के अंदर यह बात कही गई, क्या बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर करेगा। तो उसमें कितने लोग होंगे, 5। वो 5 लोग कौन होंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में भी कौन होंगे, वरिष्ठ। नाम कैसे बताएं अन्य न्यायाधीशों के नाम, वरिष्ठ न्यायाधीश का मतलब है मदन जी, वरिष्ठ का मतलब यह है कि जो एक्सपीरियंस के आधार पर, जो अनुभव के आधार पर, उम्र के आधार पर नहीं, अनुभव, जिसके पास काम करने का, न्यायाधीश का काम करने का एक्सपीरियंस जिस व्यक्ति, मान लीजिए मैं 50 साल का हूं, मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप मान लीजिए 48 साल के हैं, आपके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस होल्डर ज्यादा होंगे। तो मोस्ट जजेज जो 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे जो आ रहे हैं, तो रिटायर होते जाते हैं, आगे जो वरिष्ठता के आधार पर आते हैं, उन्हीं के आधार पर क्या होता है, 4 जजों को यहाँ पर वरिष्ठतम न्यायाधीश माना जाता। तो टोटल के हमारे कितने हो गए, 5 हो गए, 1 + 4 बराबर कितने हो गए, 5। जो उस समय वरिष्ठ होंगे, जब नियुक्ति दी जा रही है, तो जो जिस समय जो वरिष्ठ 4 होंगे उनसे वो सिफारिश दी जाएगी। इसलिए इसमें प्रॉपर हम नाम नहीं बता सकते कि कौन वरिष्ठ यहां पर रहेगा, जो जिस समय नियुक्ति होगी उसी समय इसका काम होगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 के मामले में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रचलित व्यवस्था को समाप्त कर, जो मंत्री परिषद की सिफारिश होता था उसको समाप्त कर दिया और क्या डाल दिया यहाँ पर, कॉलेजियम व्यवस्था क्या की गई बताओ, स्थापित की गई। तो कॉलेजियम के अंदर मैंने बता दिया आपको 1 + 3 बराबर कितना हो गया हमारा, 4। अब देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश इस कॉलेजियम का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, जबकि उच्चतम न्यायालय के मैंने आपको बता दिया 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है इस कॉलेजियम का क्या होगा, मैंने क्या ना, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक वो, तो वही इस कॉलेजियम का अध्यक्ष होगा और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे। इसे क्या कहा जाएगा, सेकंड जजेज केस कहा जाता है। आगे देखिए अब 1998 में 1998 के अंदर 1998 में एक देखिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है। तो अनुच्छेद 143 में भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे पर सलाह लेने का क्या है, अधिकार है।
तो 1998 के अंदर भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से क्या बोला, सलाह मांगी। तो 1998 में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से क्या लिया गया, बताओ, परामर्श लिया गया कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो भी कॉलेजियम, जैसे मान लीजिए मैं राष्ट्रपति हूं, आप कॉलेजियम के 5 लोग हैं, मान लीजिए आपने ए नाम के व्यक्ति की, मान लीजिए मेरे पास सिफारिश करी कि सर इस ए नाम के व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज बना दीजिए। राष्ट्रपति नेचुरल है, कोई भी मुद्दा आता है मंत्रिपरिषद के सामने रखता है, तो एक बार राष्ट्रपति चाहे तो पुनर्विचार के लिए उस कॉलेजियम को, नाम को वापस लौटा सकता है कि मुझे लगता है कि ए नाम की व्यक्ति जो है उनको ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि इस नाम पर विचार करना चाहिए। तो राष्ट्रपति एक बार कॉलेजियम को उस नाम को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ऐसा यहां पर 1998 के अंदर कहा गया। तो देखिए 1998 में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया गया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति कॉलेजियम की अनुशंसा को एक बार पुनर्विचार हेतु क्या कर सकता है, लौटा सकता है। इसे क्या बोला गया, थर्ड जजेज केस कहा गया। मित्रों, तो पहला हमारा जो केस था वो कौन सा था, सबसे पहले एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1978 का केस था। उसमें ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा उसको मानना अनिवार्य होगा। दूसरा एसपी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 का था, उसमें एक कॉलेजियम की व्यवस्था की गई और उससे सेकंड जजेज केस कहा गया। थर्ड जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट से भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 में जो सलाह मांगी थी, उस सलाह के अंतर्गत ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक बार कॉलेजियम को वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब देखिए इसे थर्ड जजेज केस कहा जाता है, इस बात का ध्यान रहे। वर्ष 2002 में भारत के अंदर जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उन्होंने एक आयोग बनाया था सन 2000 में, जिसको संविधान समीक्षा आयोग जिसे कहा जाता है, और 2002 में उसने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी थी, है ना। देखिए वर्ष 2002 में संविधान समीक्षा जो आयोग है ने कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर न्यायिक नियुक्ति आयोग, अब इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, 2000 के अंदर संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ। 2002 में इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसने कहा कि कॉलेजियम को तो इस न्यायिक संविधान समीक्षा आयोग ने जो क्या बात कही कि साहब इस कॉलेजियम व्यवस्था को तो आप क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, साथ ही साथ न्यायिक नियुक्ति जो आयोग है ना, इसकी स्थापना होनी चाहिए। अब देखिए न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है, मैं इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2013 में न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना है तो 120वां संविधान संशोधन बिल हमारी लोकसभा में रखा था, लेकिन इसी बीच लोकसभा 2014 में जब चुनाव होते हैं तब भंग हो जाती है। और कोई भी बिल जब लोकसभा के अंदर जब लोकसभा के अंदर रखा जाता है, इस बीच अगर लोकसभा भंग हो गई तो बिल वही निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो 120वां संविधान संशोधन विधेयक, अधिनियम नहीं विधेयक, देखिए जब संसद में रखा जाता तो वो बिल विधेयक होता है, और जब राष्ट्रपति की मोहर लगती तो वो क्या बनता है, अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है। तो ये ध्यान रहे, उस समय ये रखा गया था, लेकिन लोकसभा के भंग होने के कारण वो विधेयक भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए हम थोड़ी सी आगे हम बात करते हैं। अगस्त 2014 में मोदी सरकार ने उस 120 की जगह 121वां संविधान बिल रखा है, 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, और 1 जनवरी 2015 को 99वें संविधान संशोधन के रूप में क्या हुआ, लागू हुआ, और इसी में 3 नए अनुच्छेद क्या किए गए, जोड़े गए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब बिल रखा 121वां, तो ये बिल नंबर कौन सा हमारा 121 है, लेकिन संविधान संशोधन नंबर, एक्ट नंबर हमारा कौन सा है, 99। मित्रों इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थियों के पता नहीं होता कि ये कभी तो 121वां लिखा हुआ आ रहा है, कभी 99वां लिखा आ रहा है। देखिए उस समय 121 बिल पेश किए जा चुके हैं ऑल ओवर, उनमें से संशोधन के लिए राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कितनों पर किए हैं, 99 पे किए हैं, इसलिए 99वां संशोधन माना जाएगा। लेकिन बिल नंबर कौन सा, फाइल 121 आ गई लेकिन पारित तो 99 हुई है, तो बस वही है, तो बिल नंबर 121 है और एक्ट नंबर कौन सा है, 99। इस बात का आपको विशेष करके क्या रखना है, ध्यान। अब जो संविधान समीक्षा जो आयोग है
उसने जो रिपोर्ट सौंपी थी उस रिपोर्ट के अंदर देखिए क्या है। उसने कहा कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको अंग्रेजी में एनजेक कहा जाता है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो हमारा है एनजेक, इसमें टोटल 6 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 6 लोग। कौन कौन होंगे? देखिए 3 अनुच्छेद जोड़े गए। 124 ए पहला जोड़ा गया। इसके अंदर 124 ए में क्या लिखी गई बात है कि वे 6 लोग होंगे। 6 के अंदर कौन कौन होंगे? एक तो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारा मुख्य न्यायाधीश जो होगा, एक सीजेआई, दूसरा 2 लोग कौन होंगे? जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश। जैसे कॉलेज में हमने कहा कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उस समय के जब ये नियुक्ति की जा रही है। एक भारत सरकार का विधि मंत्री होगा, कानून मंत्री होगा, साथ ही साथ 2 लोग एक कानून के विशेषज्ञ होंगे, जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, विशेषज्ञ होंगे। टोटल कितने लोग होंगे बताओ? 6 लोग होंगे। ये एनजेक में व्यवस्था होगी। ऐसा अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत इस बात को जोड़ा गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, और तीसरा कौन होगा हमारा? एक विधि मंत्री, कानून मंत्री होगा, और चौथा जो हमारा होगा एक कौन होगा? विशेषज्ञ होगा। टोटल कितने लोग होंगे हमारे बताओ? 6 लोग होंगे जो एनजेक के अंदर होंगे। इस बात का आपको विशेष करके क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब देखिए इसी के साथ साथ 124 बी जोड़ा गया। इसमें क्या बोला गया कि इस एनजेक के कार्य क्या होंगे, फंक्शंस, क्या क्या कार्य होंगे। कार्य में क्या होगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करेगा, ये उनके लिए सिफारिश करेगा। दूसरा, हाई कोर्ट के अंदर जजों की नियुक्ति की सिफारिश करेगा। साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजों की ट्रांसफर की बात करेगा, यानी स्थानांतरण की क्या करेगा? बात करेगा। संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। तो एनजेक का जो काम ये जो था, उस एनजेक के काम में देखिए कैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट, ये मदन जी आप सवाल पूछ रहे हैं कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को शपथ। तो मदन जी मैंने आपने शायद क्लास पूरी ली नहीं होगी। देखिए सारी लिस्टें यहाँ बताई नहीं जा सकती, आपके लिए पीडीएफ में व्यवस्था उपलब्ध करा देंगे। दूसरी बात आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 28 जनवरी से पहले जो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा था, वो सुप्रीम कोर्ट ही जो व्यवस्था है, वो सुप्रीम कोर्ट ही पहले फेडरल कोर्ट था। उस फेडरल कोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट के रूप में क्या किया गया? बदला गया था। तो वो हरिलाल जी कानिया थे, वो चीफ जस्टिस थे, वो फेडरल कोर्ट के थे उस समय, उन्होंने ये व्यवस्था आपको उपलब्ध कराई थी। आगे देखिए, आप पूरी क्लास को रिकॉल करके देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। आप बीच में आए इसलिए आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई। अब देखिए 124 जो बी है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के जजों का जो ट्रांसफर है वो कौन करेगा? एनजेक सिफारिश करेगा किसको? राष्ट्रपति को। और एक जोड़ा गया इसके अंतर्गत 124 सी कि एनजेक के लिए अन्य कोई भी कार्य अगर इसको सौंपा जाएगा तो उसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? संसद का होगा। तो इस प्रकार से कहने का मेरा मतलब है कि जो 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए जोड़ा गया था, उस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अंतर्गत 3 आर्टिकल जोड़े गए, 124 ए, 124 बी और 124 सी। तो 124 ए है, उसके अंदर 6 लोगों को यहाँ पर आपको मैंने बताई दिया कि ये एनजेक के मेंबर्स होंगे। दूसरी बात जो यहाँ पर लिखी गई है कि 124 बी है, ये जो कार्य है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजों का जो स्थानांतरण है उसकी बात करता है। और तीसरी बात 124 सी ये कहता है कि जो इसके अन्य कार्य हैं वो कौन तय कर सकती है? संसद तय कर सकती है। ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की तरफ से व्यवस्था की गई थी। इस बात को विशेष करके आप ध्यान रखें। अब देखिए 1 जनवरी 2015 से 99वां संविधान संशोधन के रूप में ये लागू हुआ और इसके द्वारा संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जिसमें अनुच्छेद 124 ए, इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति
आयोग, है ना, एनजेक, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट जो कमीशन है, इसकी स्थापना की गई। और भारत में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इसके क्या बनाए गए बताओ, अध्यक्ष बनाए गए। उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, तो एक तो ये हो गया, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश मैंने बता दिया। एक भारत सरकार का कौन होगा, विधि मंत्री होगा। और यहाँ पर दो विधि विशेषज्ञों का इसमें सदस्य, तो 2 विशेषज्ञ होंगे। तो ये कितने होंगे, 1 2 3 2 5 1 6, टोटल कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में क्या होंगे, मेंबर होंगे। अब देखिए 124B क्या कहता है, इस बात को ध्यान से देखिए। इसके अंतर्गत न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्य निर्धारित किए गए, है ना। कार्य निर्धारित क्या काम रहेगा बता ही दिया मैंने आपको। इसके अनुसार यह आयोग उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करेगा, नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को क्या करेगा, सिफारिश करेगा। दूसरी बात क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण, है ना, के संदर्भ में राष्ट्रपति को बताओ क्या करता है, सिफारिश करता है। इस बात का भी विशेष करके आपको क्या रखना है, ध्यान, कि देखिए एक तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की क्या करेगा, नियुक्ति, साथ ही साथ इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि न्यायाधीशों की स्थानांतरण के संदर्भ में राष्ट्रपति को क्या करेगा बताओ, सिफारिश करेगा। और 124C जो है कि आयोग के संदर्भ में कोई भी अन्य कानून बनाना है तो कानून बनाने की अधिकारी कौन होगी, संसद होगी। कोई भी जिम्मेदारी देनी है, अन्य कार्यों की कोई भी जिम्मेदारी देनी है तो वो किसकी होगी बताओ, संसद द्वारा निर्धारित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, जैसे ही ये एनजेक की स्थापना हुई, ये व्यवस्था हुई, उसी आधार पर ये व्यवस्था की गई कि तत्काल प्रभाव से इसको सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया, चैलेंज किया गया। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये भारत के संविधान के अंदर ये इतिहास रहा है कि कितने भी हमारे संविधान संशोधन चैलेंज किए गए लेकिन पूरा का पूरा संशोधन नहीं उड़ाया गया। लेकिन 99वां संविधान संशोधन न्यायिक इतिहास में से पहला घटनाक्रम है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे अमेंडमेंट को उड़ा दिया, पूरे के पूरे संशोधन को उड़ा दिया कि ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला कोर्ट के अंदर आया 2015 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो माननीय न्यायवादी उनसे पूछा कि क्या है, तो उन्होंने ये व्यवस्था पूरी बताई। जैसे मैंने आपको कहा कि 124A इसमें साहब ये 6 लोग होंगे, 124B है ना, ये इनका काम होगा, 124C ये कहता संसद इनके लिए कानून बना सकती है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो व्यवस्था, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या पूछा है उसके बारे में आपको जानकारी बता दूं मैं आपको। देखिए जानकारी इसके अंतर्गत यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने महान्यायवादी से पूछा कि साहब ये 6 लोग हैं, मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, इस नाम की ए नाम के व्यक्ति की सिफारिश, ए नाम के व्यक्ति की क्या हुई है, सिफारिश है। उस सिफारिश को इन्होंने क्या करा है, राष्ट्रपति के पास भेजा, प्रेसिडेंट के पास, कि आप जो है कि ए नाम के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाइए। ठीक है, जब ए नाम के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने की जो बात चल रही है, उसी कंडीशन में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर राष्ट्रपति ये कहता है कि ए नाम का व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, तो क्या होगा कि साहब ये पुनर्विचार के लिए भेजेगा। तो साहब 6 व्यक्तियों में से अगर मान लीजिए 4 लोग भी राजी हो गए, राष्ट्रपति अगर ये कहेगा कि मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति पर 6 लोग राजी नहीं है, मैं वापस से समझा देता हूं कि ए नाम के व्यक्ति को मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट करना है, 6 के 6 लोग राजी नहीं है, तो उसमें मिनिमम कितने लोग राजी होने चाहिए, 4-2 से फैसला आ जाए। 4 लोग कहते हैं कि हाँ भाई ए नाम के व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज बना दो, तो राष्ट्रपति उसको बना सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति ये नाम वापस लौटा दे कि नहीं मुझे ए नाम का व्यक्ति पसंद नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोबारा जब यही व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसमें पूरे के पूरे 6 लोगों के नाम होना क्या है, अनिवार्य है। यानी मान लीजिए इन 6 लोगों में जो 4 लोगों ने नाम यस किया, और मान लीजिए एक भारत का अगर कोई विधि मंत्री है, उस भारत के विधि मंत्री ए नाम के व्यक्ति पर राजी नहीं है, तो ठीक है 4 लोगों ने भेज दिया। अब राष्ट्रपति के पास जब ये नाम गया, राष्ट्रपति के पास जब ये नाम गया, तो राष्ट्रपति ने क्या किया, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखवाया। उसी मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होता बताओ, विधि मंत्री भी होता है। और वो विधि मंत्री क्या कहेगा कि नहीं सर
आप इस ए नाम के व्यक्ति को राष्ट्रपति मत बनाइए। तो राष्ट्रपति बोलेगा तो फिर क्या करूं? बोला आप पुनर्विचार के लिए लौटा दो। बोला पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे तो क्या होगा कि सर उस कॉलेजियम के अंदर मैं भी मेंबर हूं, आप भेजिए, दोबारा अगर ये नाम वापस आएगा तो मेरी भी सहमति होनी चाहिए। कुल मिला के अगर कार्यपालिका नहीं चाहती तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन सकता। यही सुप्रीम कोर्ट को बहुत बुरा लगा था कि आप ये तय करेंगे कि साहब सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, इसलिए हम इन चीजों को नहीं मानते और पूरा का पूरा संशोधन ही इसके अंदर क्या कर दिया है, उड़ा दिया गया है। देख लीजिए इस चीज को। जयस खेहर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस थे, है ना, तो इनकी अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस चीज को ध्यान रखिए, 16 अक्टूबर को दिए गए अपने निर्णय में संविधान संशोधन को क्या कर दिया बताओ, असंवैधानिक क्या कर दिया, घोषित कर दिया। यानी 99वां संविधान जो संशोधन था, पूरा का पूरा संशोधन का ढांचा ही इसके अंदर क्या कर दिया, उड़ा दिया गया। इस चीज का ये बात करें आप। अब देखिए नॉट, इसे क्या बोला गया, फोर्थ जजेज केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोर्थ जजेज केस कहा जाता है। तो जयस खेर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर 2015 को जो अपने निर्णय दिए उसमें पूरा का पूरा जो 99वां संशोधन उड़ा दिया गया। इसे फोर्थ जजेज केस कहा जाता है और वापस वही की वही कॉलेजियम व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, लागू कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 4 हमारे जो केसेस गए, उनके अंदर फर्स्ट जजेज केस, सेकंड जजेज केस, थर्ड जजेज केस और फोर्थ जजेज केस जो है, जो फोर्थ जजेज केस हम जो हमारा है वो यही है कि जयस खेर की अध्यक्षता वाली पीठ ने जो 99वां संविधान संशोधन जो उनको लिए चैलेंज किया गया था, उसी को यहाँ पर फोर्थ जजेज केस के रूप में कहा जाता है। और इस मामले में वापस लिख दिया गया कि कॉलेजियम व्यवस्था को क्या कर दिया, वापस स्थापित कर दिया गया। और मुख्य न्यायाधीश, एक चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना, वो कैसे होनी चाहिए, इसके मामले में संविधान क्या है, मौन है। इस बात का विशेष करके आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक परंपरा है कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, जो सीनियर मोस्ट जजेज है, उस सीनियर मोस्ट जजेज को वरिष्ठ न्यायाधीश को क्या कहा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे 2 बार इस परंपरा को तोड़ा भी गया है। 2 बार मतलब जो सीनियर मोस्ट जजेज नहीं थे फिर भी उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहां पर यह जानकारी के लिए बता दूं कि चीफ जस्टिस जो है वो कौन बनेगा, उसके लिए संविधान मौन है। तो एक परंपरा है कि वरिष्ठ न्यायाधीशों को ही इसके अंदर बताया गया है। इस मामले में न्यायालय ने कॉलेजियम व्यवस्था को वापस लागू कर दिया और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान हमारे क्या है, मौन है। देखिए 1950 से 2018 और उसके आगे तक की व्यवस्था अगर हम कर दें, अभी कंटिन्यू चल रही है ये, इसको ठीक कर ले थोड़ा सा आप, कंटिन्यू 2020, 21, 22 अभी कोई व्यवस्था ऐसी बनी नहीं है। तो मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की परंपरा रही है ना, किसको, वरिष्ठ न्यायाधीश को बनाने की, है ना, वरिष्ठता के आधार पर जो वरिष्ठतम रहता है उसी के आधार पर परंपरा रही है वरिष्ठतम न्यायाधीश के लिए। लेकिन इसका 2 बार उल्लंघन हो चुका है, एक तो 1973 में, एक 1977 में। अजीत नाथ रे 3 जजों को छोड़कर नंबर 4th नंबर जज को क्या बना दिया, चीफ जस्टिस बना दिया। याद करिए जो केशवानंद भारती मामला, उसमें जो सरकार के विपरीत जो जज थे, उन 3 सीनियर मोस्ट जजेस को इंदिरा गांधी की सरकार ने तवज्जो नहीं दी और 4th नंबर के जो जज थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। साथ ही साथ हमीदुल्ला जो बेग थे, HR खन्ना, है ना, यहाँ पर इनको भी HR खन्ना जो सीनियर जज थे उनको छोड़कर हमीदुल्ला बेग को क्या बना दिया गया, चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो ये ध्यान रहे कि 2 बार इस परंपरा को तोड़ा भी गया, 1973 में और साथ ही साथ 1977 के अंतर्गत। और एक 2018 में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की स्थापना की गई। इसके अनुसार एक वरिष्ठतम न्यायाधीश जो कि फिट किस आधार पर, शारीरिक और मानसिक आधार पर, शारीरिक और मानसिक आधार पर को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो वर्ष 2018 में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की स्थापना की। वरिष्ठतम भी ये ध्यान रहे कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी फिट होना चाहिए। वरिष्ठतम है लेकिन शरीर से बहुत ज्यादा परेशान, अगर किसी प्रकार की रोग है तो वहां पर वरिष्ठता को तवज्जो ना देकर जो फिट व्यक्ति है उसी को ही यहाँ पर क्या बनाएगा, न्यायाधीश बनाया जाएगा। बाकी हम
मदन जी आपने देखिए, मैं पूरे कमेंट पढ़ नहीं पाता हूँ। संविधान पीठ में अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं सर? बिल्कुल, न्यूनतम संविधान पीठ में 5 लोग हो सकते हैं, अधिकतम कितने ही बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये संख्या विषम के अंदर होती है, सम के अंदर नहीं होती। जैसे 5, 7, 9, 11, 13 उस आधार पे चलती है, ताकि फैसला बराबर आए। जैसे 7, 6 से, है ना, जैसे मान लीजिए आपके 3, 2 से, इस प्रकार से आए। तो न्यूनतम जजों की जो संविधान पीठ है वो 5 जजों की बनाई जा सकती है। तो आज हमारा समय हो गया है। हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कल फिर से आगे अध्ययन करेंगे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और उनकी योग्यताएं, और उनसे आगे हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।